नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। एक दौर था जब चोरों को आपके घर में आकर दस्तक देकर चोरी करने की एक मजबूरी थी, लेकिन आज जो वक्त है, देश और दुनिया के किसी छोर पर बैठा व्यक्ति आपके खजाने में सेंध लगा सकता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी आई हैं जिसमें साइबर क्राइम जो है सबसे ज़्यादा विकट स्थिति में पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट के रूप में अभय कमांड के इंचार्ज डॉक्टर केंद्र प्रताप कौशिक हैं, जिनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है। केपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और चूँकि आप तो साइबर एक्सपर्ट के रूप में आपकी पहचान है पूरे राजस्थान में, देश में, तो आजकल साइबर क्राइम में किस तरह के अपराध सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? शुरुआत हम इसी सवाल से करना चाहेंगे। साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो अब जिस प्रकार से मोबाइल ज़्यादा बढ़ रहा है, मोबाइल का उपयोग बहुत होने लगा है, इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिस प्रकार अभी नई नई एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है, उसमें इंटरनेट की भागीदारी जैसे ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें साइबर क्राइम होने की चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे आप ज़्यादा उपयोग करेंगे किसी एप्लीकेशंस का, किसी वेबसाइट्स का, जहाँ जैसे अपने कुछ शिक्षा के तौर पे मान लीजिएगा, शॉपिंग के तौर पे मान लीजिएगा, मनोरंजन के तौर पे मान लीजिएगा, अगर हम किसी प्रकार की वेबसाइट को उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट उसमें उपयोग आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें साइबर क्राइम के साथ चल रहा है अपने, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी भूमिका रखती है कि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर साइबर क्राइम को रोकना है तो खुद को अवेयर करना बहुत जरूरी है और अपने साथ जिसको भी आप उपयोग में ले रहे हैं उससे सही तरीके से उसे बताएं कि आप यहाँ आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो राजस्थान देश में कहाँ पर है आज? राजस्थान देश में अभी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम मोस्ट प्रोबेबली जो बना हुआ है, जहाँ पे अपने जमाताड़ा उनके ऊपर बहुत सी वेब सीरीज भी बनी हुई है। अभी जो सर्किल जो लिया है सिटी का, जो महाराष्ट्र जो है सिटियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है, इलिटरेट लोग हैं। अभी धीरे धीरे यूपीआई का मतलब अभी जो साइबर क्राइम है ना, उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि लोगों की जेब खाली करनी है। और उसमें जेब खाली करने का सबसे ज्यादा भारतीयों को मैं ये मानता हूँ कि वो इमोशनली बहुत जल्दी होते हैं। सभी होते हैं लेकिन इंडियन ज्यादा इमोशनल होता है। बिल्कुल। और उस इमोशनल में उनको लगता है कि भी मैं उसे थोड़ा डरा के, थोड़ा उसको बहका के या कोई लालच दे के मैं उससे पैसा ऐंठ लूं, और उसी के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब हम मेरे सामने बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें ये होता है कि आपको लॉटरी लग गई है। कई लोग बोलते हैं जी आपका तो आपने तो इंटरनेट गलत इस्तेमाल कर लिया। अभी रिसेंटली कॉल आता है जी डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं इमोशनली है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके तरीके हैं वो सिर्फ इसी तरीके से ये उपयोग हो रहा है कि पैसे कैसे निकाले जाए। और उसमें अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप उसके शिकार जल्दी बनेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि साइबर बुलिंग और चरित्र हनन की घटनाएं काफ़ी इस तरह के आने लगी हैं। तो ये कितना गंभीर है और इससे बचने के लिए, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगभग सभी कर रहे हैं जी, तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है उन लोगों को? सोशल मीडिया पर अभी बहुत बड़ा ये माने कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोगों को उसको प्राइवेट कर देना चाहिए और पब्लिक पर वही चीजें शेयर करनी चाहिए जो पब्लिक के लायक हो। हमारी निजी लाइफ है उनको कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए जो हमें जानते नहीं है, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, हम उनमें अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। एक ट्रेंड हो गया कि भाई पैसे आते हैं इससे। कुछ लोग उस लेवल में भी आ जाते हैं कि भाई अश्लीलता अगर ज्यादा परोसी जाएगी तो ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे और हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो वो भी एक हमारे लिए गंभीर है। मतलब बनाया सोशल मीडिया इसलिए था कि हम अपनी कोई जानकारी है वो पब्लिकली शेयर कर सकें। मतलब एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस्तेमाल करने का तरीका ही इनको नहीं पता? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैंने खुद ने चेक किया है, अगर ये रेशोज माना जाए तो 92% है सिर्फ 92% लोगों को सोशल मीडिया के कुछ पता ही नहीं ऑब्जेक्शन से उसके। जैसे कुछ नए मुद्दे चल गए, वो ट्रेंडिंग उन्होंने पोस्ट देखी और उन पोस्ट के अंदर क्या होता है कि मैसेज डाला
उस पोस्ट को उन्होंने शेयर कर दिया, उसका कोई ऑथेंटिकेशन चेक नहीं किया ये सही है कि गलत है या हमारे पे क्या हो सकता है। अभी क्या होता है कि आपराधिक मामलों में या धार्मिक भावना को लेकर अगर कोई पोस्ट आती है, हम लोग जुड़े हुए उनसे, जिस धर्म से जुड़े हुए नीचे पोस्ट करते हैं, इलीगल तौर से वो भी तो गलत हो गया, बिल्कुल उन पे भी तो क्राइम के अगेंस्ट वो आ गए हैं कि अगर वो कोई पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट को शेयर करते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते कि ये पोस्ट कहाँ से आ रही है, क्या वो व्यक्ति आपका परिचित है कि नहीं है। तो ऐसे में सोशल मीडिया को हमें पहले चेक करना चाहिए, उन लोगों को जोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया में दो चीजें आती है साहब, सबसे पहला तो उसमें आता है कि एक पेज होता है और एक उसकी आईडी होती है। ये बड़ा फर्क समझने का है। आईडी है वो इंडिविजुअल पर्सन की है कि उसमें सिर्फ आप जो व्यक्ति जिनको आप जानते हैं आप उन्हीं को ऐड कीजिएगा, और पेज का मतलब होता है कि आप व्यक्तिगत अपनी राय दे रहे हैं, एक आमजन को अपनी चीजें प्रसारित कर रहे हैं। अगर वो जुड़ते हैं तो उनकी मर्जी है, ठीक है। और उस पोस्टों पर भी आप अगर कमेंट देखते हैं तो उन कमेंट पर आपको उस पोस्ट को बंद करना चाहिए। अगर आप ओपन करते हैं तो उन पे आपको ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको चीजें और भड़केगी, उसको और ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए रहेगा। और उसमें एक चीज और रहेगी, आप जितनी ज्यादा अपनी प्राइवेसी को आगे बढ़ाओगे, क्राइम ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको वॉच करना स्टार्ट कर देगा। अभी कई चीजें मेरे सामने आती है, बोले सर ये हमें जो इंटरनेट है या ये मान के चलें सोशल साइट्स है, वो आपको देख रही है, हम एक प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं, वो सारी उसी प्रकार की पोस्ट दे रहा है अपने को। तो उसमें क्या कुकीज फंक्शंस होता है, वो हमारे इंटरेस्ट को एआई चेक करता है कि भाई किस प्रकार का व्यक्तित्व है उसका। मैं आजकल मेरा मानना, मतलब मैं बता रहा हूँ आईटी का हूँ, इसलिए मैं एक बड़ी हंसी वाली बात आपको बताऊंगा। किसी आदमी को अगर चेक करना है, भाई किसी का चरित्र चेक करना है, तो आप उसके सोशल साइट को चेक करो, बस सबसे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसकी जो व्यक्ति किस विचारों का है वो उसके सोशल मीडिया से पता चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि अगर अपनी लड़की की शादी करनी है बेटी की और लड़के का पता करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो जन्म कुंडली में देखने की जरूरत है, सबसे बढ़िया उसका जो है प्रोफाइल चेक, उसके पोस्ट किस तरह के आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कैसे विचार है इसका, व्यवहार है इसका। बहुत अच्छी बात कही आपने। केपी साहब, ये बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी लीक होने के प्रमुख कारण क्या है? बैंक अकाउंट के अंदर कारण है सब, एक तो हमारी जो जनता है अभी तक इलिटरेट है, और उनमें क्या है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स देती है, तो कुछ ई कियोस्क, ई मित्र टाइप के लोग जो अपना जो चला रहे हैं, सरकारी योजना जो चला रहे हैं, उनमें वो जो अपने डॉक्यूमेंट दे के आते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप उनके पास अगर यूज है तो आप दे आओ, हमारी जरूरी है उनको देना, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो काम नहीं आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट उनके साथ छोड़ के ना आए। आप कोई फॉर्म आ गया, एक साइट चल गई, उस पर लिखा हुआ है कि भाई आपको जल्दी गवर्नमेंट लोन देने वाली है या गवर्नमेंट नई स्कीम देने वाली है, एक गूगल डॉक्स का एक फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी जाती है। उसको रोकने की जरूरत है। उससे हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे शेयरिंग हम जो कर रहे हैं, अनावश्यक जो शेयरिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, बैंक के अंदर भी अब बैंक किसको रोकेगा? उस मामले में बैंक क्या कर सकता है? जब आपने खुद ने ऐसी परमिशंस दे दी है उसको, तो कहां से होगा? कई आदमी बोलता है जी मैंने तो बैंक अकाउंट दिया ही नहीं था, लेकिन उसको ये याद नहीं है कि आपने कोई फॉर्म भरने के लिए दे के आए थे, अपने बैंक की कॉपी दिया है, बोल साहब ये लो, आधार कार्ड की कॉपी ये लो। अब आधार के अंदर भी वर्चुअल आधार क्यों दिया गया? इसीलिए तो दिया गया, अभी एक्चुअल में जो आधार है वो तो कम से कम सेफ रहे, ठीक है, लेकिन अब हमारा बैंक सेफ नहीं है। आप देख लेना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे जो फोटो स्टेट की दुकान है, उसने 4 कॉपी निकाल दी, उसी को दिया जाएगा। बिल्कुल। हम सिम निकालने के लिए लेके जाते हैं, अब हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, बोले सर मैंने एक ही सिम निकाली थी और उस सिम उसने 2 दे दी, 2 निकल गई, मैंने तो 1 ली थी, मेरे नाम से 1 ही सिम थी। अब उसमें कारण क्या होता है कि जो आप बायोमेट्रिक से अंगूठा लगा रहे हो, अगर वो आपसे 2 बार लगा रहा है तो वो 2 सिम निकलवा रहा है। वहाँ चेक करने की जरूरत है हम लोगों को। बस ये सब समझने की जरूरत है। वहाँ ये देखने का ये लॉजिक है, हमें देखने की जरूरत है। अब आप मार्केट में जाएं, ये जो कनोपी लगा के लोग बैठे हैं, अब उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सिम दे देंगे, फेक सिम दे देंगे। अब उनसे पूछेंगे, मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैंने कईयों से पूछताछ की और जिला प्रशासन के साथ, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रशासन में एसपी महोदय और कलेक्टर साहब के स्पेशल निर्देश भी रहे हैं। एसपी साहब ने इस पे काम भी किया है, स्पेशली हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि भाई इस प्रकार की जो सिम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उन लोगों को पाबंद किया जाए, उनको चेक किया जाए। हमने चेक भी की रैंडमली, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला वाकई, लेकिन ओवरऑल मैं राजस्थान में काम करता हूँ, तो मैंने उसमें कुछ ऐसे
डिस्ट्रिक्ट देखें जिनमें क्या है कि आपको सिम मिल जाएगी फिर। जब हमने सिम वाले से पूछा, मैंने आप 2 कैसे सिम दे रहे, मतलब फेक सिम कहाँ से आती है? तो बोले सर ये जुगाड़ का सिस्टम है, हम बायोमेट्रिक पर 2 बार अंगूठा लगाएंगे तो 2 सिम ले लेंगे, 3 बार लगाएंगे तो हम 3 सिम इश्यू करवा लेंगे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैपकॉप, मतलब उसमें एक साइट है, आप अपनी उसमें साइट पे जाएंगे और डुप्लीकेट उसमें आपके नाम से कितनी सिम जनरेट हो चुकी है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो आप चेक कर दें और वहीं पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटीज भी दे रखी है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि लोग समझना नहीं चाहते कुछ। और अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको लगता है कि हमारा क्या जाएगा। मैंने बहुत से लोगों से बात की, मैंने कहा आप लोग अपना अकाउंट मत दीजिएगा। तो मुझे उन्होंने हंसी की चुटकी में एक अंदाज में उन्होंने मुझे क्या कहा, बोले सर हमारा कौन सा इसमें बैंक बैलेंस है, क्या बिगड़ जाएगा। कमाल। तो ऐसे में आपका नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके मार्फत कई लोगों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करता हूँ कि अपने अकाउंट किसी के साथ शेयर ना करें, अनावश्यक डॉक्यूमेंट किसी को शेयर ना करें, और अगर आप करते हैं तो अपना बैंक स्टेटमेंट हमेशा चेक करें। 10-15 दिन में अपने अकाउंट की स्टेटमेंट, बहुत से लोग हैं जो अब जब से ऑनलाइन यूपीआई हुआ है तब से बैंक में कॉपी लेके जाता ही नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कोई चेक करता ही नहीं है। आप एक बार चेक जरूर करें। ठीक है। आप 1 महीने में 2 बार, 1 बार, जब भी आपको समय लगे आप अपना स्टेटमेंट जरूर चेक करें। आपके पास ट्रांजैक्शन आ कहाँ से रही है और आप ट्रांजैक्शन जा कहाँ रही है। बोली वाली जनता कुछ ऐसी भी है जिनको पता ही नहीं है कि हमारा पैसा कट रहा है। कुछ अमाउंट में, अब जैसे कुछ एप्स हैं अपने फोन पे ले लीजिएगा, उनमें क्या होता है कि टीवी चैनल्स या कुछ चैनल्स जो हैं या कुछ प्रकार के गेम्स ऐसे हैं, उनके अंदर पेमेंट का ऑटो फंक्शन है। ऑटो पे फंक्शन होता है कि जैसे उसकी ड्यूरेशन पूरी होती है ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाती है। और वो बहुत कम पेमेंट की होती है, 125 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, और हम बड़े अमाउंट में उस चीजों को चेक नहीं करते। बिल्कुल। तो मैं ये भी आपके चैनल से निवेदन करूंगा कि फोन पे के अंदर सेटिंग्स में जाके और उसमें ऑटो पे पेमेंट का ऑप्शन होता है, उसमें चेक करें हमारी पेमेंट अनावश्यक कट कहाँ रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुहिम था हनुमानगढ़ को लेकर, मेरे साथी हैं वाहिगुरु सिंह जी, साइबर सेल इंचार्ज हैं, तो अक्सर हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं, तो हमने एक साइबर योद्धा भी बनाए हैं। साइबर योद्धा का हमारा औचित्य यही था कि जो एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के जो बच्चे हैं वो हर एक प्रोग्राम में जाते हैं, उनके कैंप ओवरऑल इंडिया लगते हैं। तो ओवरऑल इंडिया लगते हैं तो मैं ही चाहता हूँ कि यहाँ का बच्चा वहां जाके अवेयर करे, साइबर योद्धा बनकर जाए और वहां पे जानकारी ले। तो हमने मतलब ये मान के चलें पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को उससे प्रभावित हुए थे, क्योंकि उसमें नेशनल स्कीम्स को लिया गया था, लेकिन उसमें साइबर स्कीम को छोड़ दिया गया था, साइबर क्राइम पोर्टल को। तो हमने इसमें स्पेशली ये मुद्दा बनाया था उसमें कि भाई साइबर क्राइम उतना इंपॉर्टेंट है जितना योजना इंपॉर्टेंट है, ये भी योजना का एक पार्ट बना जाए इसको। तो उसमें हमने इस पे जब स्टार्टिंग किया तो हमारे 1500 से ज्यादा वॉलंटियर साइबर योद्धा बन चुके हैं। क्या बात है। और पीछे कम से कम हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को अवेयर कर चुके। ठीक है। तो ये एक बड़ा मतलब सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही हमने। साइबर योद्धा का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और चूंकि आप राजस्थान पुलिस से हैं और अभी आपने जिक्र भी किया कि वाहेगुरु के साथ आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है साइबर योद्धा में, तो खास तौर पर बच्चों को और महिलाओं को, बच्चों यानी स्कूली जो बच्चे हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान नहीं है और बड़ों को भी ज्ञान नहीं है, ये बात भी सच है, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देते हैं उससे इस तरह के कार्यक्रमों में? मैं और मेरी पूरी टीम हम सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी जो आपकी एज है, जो आपका स्टेटस है, लाइक आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट होते हुए अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो हमारे भारतीय परंपरा है उसमें एक सबसे बड़ी ये रहती है कि हमें परिवार में जुड़ के रहना है, हमें सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना, क्योंकि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें आप उठाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो आजकल लड़कियों के बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा प्रसारित जो हो रहा है उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। तो मैं उनमें यही कहता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को शेयरिंग करते हैं तो प्राइवेट अकाउंट बना लें। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, हम किसी की भावनाओं को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो उसका एक अच्छा जरिया भी है, एक अच्छा तरीका भी है। ठीक है। जो आप अश्लीलता फैला के करना चाहते हैं अच्छे वे में शुरू कीजिएगा, आपका स्वागत है उसके अंदर। और सोशल मीडिया गलत नहीं है अगर आप उसको अच्छे भाव में लेते हैं। बिल्कुल सही बात।
जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, या एक बच्चा है जो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफेक्ट है, आप उसको सोशल मीडिया पे लेके आओ और उसको और बेहतर तरीके से समझाओ, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं उनमें महिलाओं को और जो लड़कियां हैं उनको एक ही निवेदन करता हूँ कि आप सब सबसे पहले तो अपने अकाउंट को प्राइवेट करें, और दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे मन की भावना है, अभी आपको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं, ठीक है, आप अपना जो प्रोफेशन है उसको कीजिएगा, अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तैयारी कीजिएगा, आप घर पे तो अच्छा काम कीजिएगा, परिवार के साथ टाइम बिताइएगा, जो टाइम आप सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं वो फैमिली के साथ बिताइएगा। तो क्या होता है कि साहब उसमें और जुड़ने का मौका मिलेगा। वैसे एक नियम भी तो है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है ना, जैसे सोशल मीडिया खासतौर पे अगर बात करूं, फेसबुक है, इस तरह कोई अकाउंट नहीं बना सकता, कोई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 18 साल से कम वो उसमें, लेकिन लोग नकली में बना लेते हैं, नकली बना लेते हैं, और दूसरा पेरेंट्स की यूज करते हैं। हमारे प्रॉब्लम क्या होता है कि अब फोन घर घर हो गया है, हर बच्चे के हाथ में फोन है, जरूरत नहीं है फोन की। मैं आपको एक भविष्य बताना चाहूंगा, मैं आईटी का हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आने वाला टाइम एक वापस वही आएगा जहाँ पे एक बेसिक फोन घर पे होता था, और एक सारे लोग भाग के जाते थे कि किसका फोन है, ठीक है, और सबको पता होता था कि उसका फोन आ गया है, परिवार में उसने फोन कर दिया है, वो फोन उसकी अब जरूरत है। हाँ, लोग उगने तो लगे हैं, उगने लगे हैं, अब उसकी जरूरत मोबाइल से, और वो आएगा, वो दौर वापस आएगा, और वो जल्दी आएगा सर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसमें क्यों आएगा, उसके पीछे दो बड़ी भावनाएं हैं। एक तो जो छोटे बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो रहे हैं फोन के, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने काम के बिजी में ये माने बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, तो बच्चों की मानसिकता बहुत क्षीण हो रही है, याददाश्त घटने स्टार्ट हो गई है, विकास अवरुद्ध हो रहा है, विकास बहुत अवरुद्ध हो रहा है सर। तो कहीं ना कहीं अब उस बेसिक फोन की जरूरत है, जो ये था कि भाई उसमें सिर्फ आपकी जो नीडेड फैसिलिटीज थी वो पूरी हो जाए, वो दौर वापस आएगा। फिलहाल राजस्थान में अगर बात करूं, पुलिस के पास कितने साइबर एक्सपर्ट हैं और ये किस तरह काम करते हैं? राजस्थान में अभी हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं, और एसपी ऑफिस में साइबर सेल होती है जो पूरे आईटी को देखती है, साइबर क्राइम को देखती है, प्रकार के जितने भी हमारे इंसिडेंट है वो सारे उसमें चेक होते हैं। राजस्थान बहुत शानदार काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, अलग से थाना साइबर, इसीलिए बता रहे हैं आपको। उसमें क्या है, कारण सबसे बड़ा यही है कि साइबर थाना बन गया है, तो लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आने लग गई है, लोग पहुंचने लग गए हैं, ठीक है, लोगों की सुनवाई होने लगी है, उनको राहत भी मिल रही है। तो राजस्थान बहुत अग्रणी है, और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के प्रोग्रामर्स लगाए गए हैं जो ऐसे आईटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। वो बहुत बेहतर उसके अंदर, क्योंकि पुलिस के साथ साथ आईटी का भी उसमें मेंबर डाला गया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है वो उसके साथ पूरा काम कर रहा है, और हर प्रकार से टूल और जो सर्विस है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डीआईटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल बहुत हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ क्राइम कंट्रोल किसी प्रकार का, कंट्रोल बहुत हुआ है, उसमें किसी प्रकार का क्राइम नहीं हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी। चलिए केपी साहब, एक बात बता दीजिए, किसी साइबर क्राइम के पीड़ित को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या उसके साथ हरेसमेंट अगर हुआ है, तो उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in, आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930, ठीक, 1930 पर जब आप शिकायत करते हैं, दर्ज करते हैं, तो आपके जो कॉल सेंटर हमारा है उस कॉल सेंटर में आपकी कॉल जाएगी, और वो आपके संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास फॉरवर्ड कर जाती है, ठीक है। वो फॉरवर्ड होने के तुरंत बाद जैसी कॉपी आपके एसपी ऑफिस में आती है, हेड ऑफिस में आती है, वैसे ही नजदीकी जो उसका पुलिस स्टेशन एरिया लगता है वो उस पुलिस स्टेशन में चला जाता है, और वहां से उस कंप्लेन का फॉलोअप किया जाता है, और वहीं से जो उसकी अमाउंट है उसको होल्ड किया जाता है। ये एक बड़ा तरीका है। और इसके अलावा अगर आप 100 डायल पे भी कॉल करते हैं तो भी आपकी सुनवाई होती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप जाके कंप्लेन करेंगे तो भी आपकी दर्ज हो जाएगी, ठीक है। पुलिस के पास साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन कौन से तकनीक संसाधन उपलब्ध हैं? जितने भी टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं वो सभी उपलब्ध हैं, ठीक है, उसका बखूबी प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग में आ रहे हैं वो। हमारे अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करूं तो आईटी में
बहुत ही शानदार काम हो रहा है और उसमें यही कारण है कि हमारे पास हर प्रकार के संसाधन अवेलेबल है। आईटी में, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि अब हमारे पुलिस के साथ साथ डीआईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो स्पेशली आईटी कैडर है, ठीक है, स्पेशली पुलिस को भी ट्रेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अवेयर प्रोग्राम भी बहुत चला रहे हैं। तो हर प्रकार से हमने हर पहल की हुई है कि जहां साइबर को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो भारत में इस वक्त कौन कौन से कानून लागू हैं साइबर क्राइम को लेकर? साइबर क्राइम को लेकर स्पेशली आईटी एक्ट जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशली दिया गया है। भारतीय जो अपने न्याय संहिता है उसके तहत भी उन्होंने नए जो नियम बनाए गए थे उसमें भी आईटी एक्ट को लिया गया है और अलग से आईटी एक्ट भी प्रावधान है जिसमें सोशल मीडिया को लेकर भी संशोधन किए जा चुके हैं कि किस प्रकार की कंटेंट आपको डालने चाहिए और आप गलत डालते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। इनमें आप देख रहे हैं कुछ हमारी जो विदेशी एप्लीकेशंस थी उसको भी बैन किया गया है, सोशल अकाउंट को भी बैन किया गया है। तो ये हमारे हर एक कानून के अंदर आता है। लेकिन जो देश में जो इस तरह की स्थिति करे उनके लिए तो कोई कानून नहीं बना है, नहीं वो कारण कार्रवाई नहीं होती। खासतौर पर हम बात करेंगे अगर ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स की बात करता हूँ जो वाकई है इस तरह से भेदभावपूर्ण नीतियाँ बना रहे हैं, कार्यक्रम परोस रहे हैं, लेकिन चूंकि ये हाई लेवल का मामला है इसीलिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। खैर, साइबर अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलवाने में कानूनी प्रक्रिया काफी धीमी मानी जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के अंदर देखो ये एक न्यायपालिका पर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि जांच का विषय होता है, अगर जांच के विषय में हमें समय पर सब चीजें उपलब्ध हो जाती है तो उसमें उसी प्रकार से कार्रवाई होती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा माध्यम यही होता है कि जब कोई प्रकार का उससे अपराध हो गया है, अपराध होने के बाद अगर उसको न्याय के लिए अगर जाएंगे अपने तो जो एविडेंस है वो हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं और वो एविडेंस इंडियन नहीं है। क्योंकि इंटरनेट साइबर की अगर मैं बात करूंगा तो वो सारे जितने भी जो सोशल अकाउंट चल रहे हैं वो बाहर फॉरेन कंट्री के हैं और उनमें आने में अगर जिस प्रकार का मैटर होता है, अगर वो थ्रेड्स हैं, अगर कोई बच्चे का मामला है तो उसमें भी नॉर्म्स बने हुए हैं, बड़ी जल्दी हमारे पास डेटा उपलब्ध होते हैं, तुरंत मिलते हैं और उसमें उसी प्रकार की कार्रवाई होती है। उसमें पुलिस तुरंत उसको पकड़ती है और न्याय में ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। उसमें एविडेंस होते हैं कि अगेंस्ट जो मिलता है किस प्रकार का डॉक्यूमेंट हम दे पाते हैं या हमारे सामने वाली पार्टी उसको देती है, उसी प्रकार से कानून की प्रक्रिया। बहुत बढ़िया कपिल साहब। और लास्ट में एक सवाल रहेगा कि जो आने वाला समय है मुझे लगता है कि और हम सबको लग रहा है कि साइबर क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति भयानक हो सकती है, खतरनाक स्थिति हो सकती है, तो उससे निपटने के लिए राजस्थान पुलिस के पास क्या रणनीति है, मजबूत रणनीति? उसमें रणनीति हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले अवगत करवाया था कि हम अब अवेयर प्रोग्राम बहुत चला रहे हैं। हमारा मतलब पूरी जो प्रशासन है उसका एक विचार है कि हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करे, उसे अनुभव हो उस चीज के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में वो जाने। और अब स्कूली शिक्षा में भी हमने शुरुआत कर दी है। मतलब जब तक जो नए युवा बच्चे हैं जो फोन का सही आगे भविष्य में इस्तेमाल करेंगे वो इस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमें कैसे उपयोग करना है, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है और इसके साथ साथ कानून भी सख्त हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं लगातार, मैं हनुमानगढ़ की बात करूं तो हम हर ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें साइबर क्राइम को लेकर न्यूज नहीं आ रही हो। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन, उसमें अलग प्रकार के जो जहाँ से हमें निर्देश मिलते हैं, अली साहब की तरफ से अलग अलग निर्देश हमारे पास आते हैं, राज्य से हमारे पास निर्देश आते हैं, उसमें तहत हम कार्रवाई करते हैं और उस कार्रवाई में साइबर के साथ उस कार्रवाई के साथ साथ हम पब्लिश कर रहे हैं और साथ में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ा कारण यही है कि तकनीकी को उपयोग लेने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपसे इंसिडेंट नहीं होगा। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, आपने कहा मैंने बहुत बड़ा व्हीकल ले लिया, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, आपको चलानी नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है दुर्घटना से भागेगा। और सेम उसी स्थिति में इसको देखता हूँ साइबर क्राइम को, कि अगर उसका अनुभव, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप पहले उसको जानें। और साथ में आपके टीवी चैनल के आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि वो अगर उनको फोन दे रहे हैं और इंटरनेट उसमें चल रहा है तो आप ये चेक करें कि आपका बच्चा देख क्या रहा है, आपका बच्चा कर क्या रहा है। जितने भी क्राइम आ रहे हैं ये सारे
अकेले इंडिया की तरफ से नहीं है, बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्री के कंट्रोल पे है। सोशल मीडिया इंडिया का नहीं है। अगर अकेले इंडिया का होता तो सब कुछ बैन करना बड़ा संभव होता। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को कर रहे हैं, समय रहते करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबकी। तो इसलिए अवेयर बहुत जरूरी है। तो ये हैं डॉक्टर केंद्र प्रताप कौशिक, जो साइबर एक्सपर्ट हैं राजस्थान पुलिस में और अभय कमांड के प्रभारी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से साइबर क्राइम को रोकने में क्या क्या मददगार नियम हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।